नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश है बिहार और जिला है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र में 13 अगस्त 2024 को सड़क के किनारे एक बोरी के भीतर ट्रॉली बैग में एक शव मिला। हुआ यूं कि सवेरे सवेरे लोगों ने उस बोरी को सड़क के किनारे देखा और अति उत्साही लोग इस प्रत्याशा में कि हो सकता है किसी बस से या किसी जीप से या किसी यात्री सवारी बस से गिरा हो, कुछ मिल जाए इसमें। बोरी को खोला भी गया। खोलने के बाद उसमें ट्रॉली बैग भी मिला, लेकिन ट्रॉली बैग की चेन संभवतः पूरी नहीं बंद हो पा रही थी और उसमें से एक व्यक्ति का चेहरा, छत बिछत चेहरा दिखाई दे रहा था। चेहरे को देखते ही बोरी को खोलने वाले और उससे कुछ प्राप्ति की प्रत्याशा में देखने वाले भाग खड़े हुए। धीरे धीरे थोड़ी दूर पर भीड़ इकट्ठा हुई। पुलिस को सूचना हुई सदर थाना में कि ऐसे ऐसे एक बोरी है, बोरी के भीतर ट्रॉली बैग है, ट्रॉली बैग के भीतर किसी व्यक्ति का शव दिखाई दे रहा है। पुलिस पहुंची। पुलिस ने ट्रॉली बैग को बोरी से बाहर निकाला और ये देखा कि ठूस ठूस कर भरे हुए इस शव की साइज के कारण ट्रॉली बैग की जब चेन नहीं बंद हो पाई तो उस पूरे ट्रॉली बैग को एक बोरी में भरकर ऊपर से बांधकर उसे फेंका गया है। पुलिस ने उसकी फोटोग्राफ, हालांकि चेहरे को इस कदर निर्ममता से किसी शार्प एज्ड वेपन से कूचा गया था, काटा गया था कि पहचान होना मुश्किल था, लेकिन फिर भी पुलिस ने शरीर के कपड़ों, लंबाई, रंग और नाक नक्श के हिसाब से इसका एक पोस्टर, इसकी फोटो जारी की और बहुत जल्दी ये पता लग गया कि यह कौन व्यक्ति है, क्योंकि उसी रात में उसकी गुमशुदगी भी पास के एक थाने में लिखाई गई थी। पता ये लगा कि लड़के का नाम जयप्रकाश है और उसकी उम्र 23 साल है। फौरन जिन लोगों ने सूचना दी थी वो लोग उन लोगों ने इनके घर वालों को भी सूचना दी। घर वाले फौरन मौके पर पहुंचे। पोस्टमार्टम हाउस में जाकर उन्होंने अपने बेटे की लाश को पहचाना। बेटे की लाश को पहचानने के लिए उसके बड़े भाई मिथिलेश कुमार और उसकी भाभी चंदा कुमारी, ये दोनों मौके पर, जिन्होंने उसकी लाश को पहचान के बताया कि ये जयप्रकाश की लाश है। पुलिस ने फिर आगे की तफ्तीश शुरू की कि आखिर बात क्या होगी, कैसे हो सकता है। तो पुलिस को प्रारंभिक तौर पे ये पता लगा कि उसी मुजफ्फरपुर की ही एक लड़की ललिता से इसके 3 वर्ष से प्रेम संबंध है। पूरे घर के अलग अलग लोगों से बातचीत करने पर यह पता लगा कि पिछले 6 महीने से जयप्रकाश की उस लड़की से शादी कराने के लिए उनके घर वाले परेशान थे, क्योंकि जयप्रकाश जो 3 भाइयों में सबसे छोटा था, वो अहियापुर मोहल्ले में वो लड़की ललिता कुमारी 22 साल की थी, वो रहती थी और वो बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सिलसिले में पटना में कोई जो पेइंग गेस्ट के रूम होते हैं वो लेके वहाँ पढ़ाई करती थी। मृतक की माँ ने यही बताया, रंभा देवी उनका नाम था, कि हम लोगों को कोई 7-8 महीने पहले इस बात की जानकारी हुई कि ये लगभग 3 साल से ललिता के रिलेशन में है, ललिता से इसकी बातचीत होती है। वो जब भी आता है
वो अहियापुर ललिता से मिलने भी जाता है। और अब जब वो पटना चली गई है तो वो जब भी गोवा में वो किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था जयप्रकाश, जिस समय वो पटना गई पढ़ने के लिए उसी समय जयप्रकाश गोवा चला गया, जहां उसे किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी मिल गई। 6-8 महीने पहले उसने अपनी माँ और अपने भाई से इस बात का जिक्र किया कि मैं ललिता नाम की फलां फलां लड़की से शादी करना चाहता हूँ और मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया है, मैंने उस पर बहुत पैसे भी खर्च किए हैं, उसकी पढ़ाई पे बहुत पैसा खर्च किया है, उसके रहने का और कोचिंग का ये सब पैसा मैंने खर्च किया है। मुझे ऐसा लगता है कि उसे कोई अब बहका रहा है या वो किसी दूसरे के बहकावे में आ गई है। आप लोग बातचीत करके जल्दी से शादी की कोई तिथि तय करा दीजिए, ऐसा न हो कि उसके घर वाले कहीं और उसकी शादी कर दें। इस पर रंभा देवी ने कहा कि ये बात फिर लड़की के घर वालों को कम्युनिकेट की गई और नवंबर 2023 में, और उनसे कहा गया कि देखिए साहब, हम लड़के वाले हैं, हम तो आपके यहाँ नहीं आ सकते, आप अपनी लड़की से बात कर लीजिए और अगर वो भी शादी को तैयार है तो आप किसी दिन आ जाइए और हम लोग तिथि इसकी निश्चित कर दें। क्योंकि जयप्रकाश का पूरा घर भी ये चाहता था कि जयप्रकाश बहुत लाडला था, सबसे छोटा था, कि जयप्रकाश की पसंद की शादी ही हम लोग करेंगे। लिहाजा नवंबर 23 में ललिता के पिता, भाई और उसके बहनोई, ये तीनों ही जयप्रकाश के घर पर आए। लेकिन चूंकि पूर्व सूचना देकर नहीं आए थे, इसलिए जयप्रकाश के पिता घर पर नहीं थे। माँ से और भाई से, भाभी से बहुत डिटेल बात हुई, कोई ऐसी बात इसमें नहीं आई जिसमें शादी होने में कोई अड़चन वाली बात थी। लेकिन ये कहा गया कि जयप्रकाश के पिता जब होंगे आपको खबर की जाएगी, आप आ जाइएगा और फिर तिथि तारीख हम लोग निश्चित कर लेंगे। साइत सुदिन यानी जो सही डेट हो पंडितों से पूछ के उस हिसाब से कर लेंगे। इसी बीच में अब प्रेम संबंध थे, 3 साल से थे, बड़ा लाजमी है, टेलीफोन भी बहुत होते होंगे और वीडियो कॉल भी बहुत होती होंगी। जयप्रकाश ने इस बीच में एक वीडियो कॉल जब उसने की होगी बातचीत करने के लिए, तो उसे ऐसा लगा कि घर में कोई दूसरा लड़का भी मौजूद है। वीडियो कॉल के समय में कुछ रुमाल या कोई ऐसी चीज देखकर उसको शंका हुई और उसने कहा कि अपने पूरे कमरे की तरफ वीडियो कॉल का ये कैमरे का ये मोबाइल का ये कैमरा जरा सा घुमा के हमें दिखा दो। इस बात पर ललिता आनाकानी करने लगी, लेकिन एक हिस्सा उस लड़के का घुमाते समय, मतलब बचा के घुमाया होगा उसने, लड़की ने, लेकिन फिर भी एक हिस्सा उसका दिख गया, पैरों का एक हिस्सा। जयप्रकाश ने बहुत पूछा ये कौन आदमी है, लेकिन वो ये कहती रही कि नहीं नहीं कोई नहीं है। और इसी बीच में वो लड़का दरवाज़ा खोल के चला गया। दरवाजे के खुलने और उसके जाने की आवाज़ भी वीडियो कॉल पर जयप्रकाश ने सुनी। इसके बाद जयप्रकाश और ललिता में हीटेड आर्गुमेंट्स हुए। अगले 3-4 कॉल में उन लोगों में इसी बात को लेकर वो कहती रही कि कोई नहीं। जयप्रकाश कहता रहा कि मैंने उसके पैर देखे हैं, उसकी चप्पल देखी है, दरवाजे से बाहर निकलते समय तुमने जानबूझकर कैमरा दरवाजे की दूसरी तरफ करके हमसे बात करने लगी और तब तक वो दरवाज़ा खोल कर चला गया, बाहर निकल गया। लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। जयप्रकाश के मन में थोड़ी खटास आ गई। इसी बीच में जब लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हुआ तो ललिता ने जयप्रकाश की माँ रंभा देवी को एक दिन फ़ोन किया और उससे ये कहा कि देखिए आपके लड़के की हरकतें बहुत ख़राब हैं और मेरे घर वाले बहुत शादी के लिए परेशान थे, आपके यहाँ गए थे, आप लोग भी शादी कराना चाहते हैं, तो माता जी मैं आपको बता दूं, मैं आपके लड़के से कतई शादी नहीं करूँगी।
माँ रंभा देवी पूछती रही आखिर क्या बात हो गई, कौन सी हरकत की उसने, क्या किया, कमा रहा है, ठीक पैसा पा रहा है वो, और कोई कमी नहीं है मेरे बेटे में, बात हमको पूरी बताओ। लेकिन ललिता ने बात जिसको वो कहते हैं बात की तरफ कोई हिंट भी नहीं दिया। फौरन माँ रंभा देवी ने अपने बेटे जयप्रकाश को गोवा में ये बात बताई कि ऐसे ऐसे ललिता का फ़ोन आया था और उसने कहा है कि मैं शादी नहीं करूँगी। इसके बाद जयप्रकाश बराबर फ़ोन पर कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा, ललिता उसका फ़ोन नहीं उठाती थी। दूसरे नंबर से फ़ोन करने पे एक प्रयास में वो नंबर जब मिला तो उसने पूछा कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो तुमने मेरी माँ से इस तरह की बात की है, और ये मत सोचना कि तुम अब पीछा छुड़ा लोगी, मैं जान के रहूँगा कि आखिरकार वो लड़का कौन था जिसको तुम इतना छिपा रही हो। इतना तुम्हारे लिए मैंने किया और तुमने इस तरह की बातें जो अक्सर ऐसे संबंध वाले दो लोग लड़का लड़की करते हैं, उस तरह की बातें हुई। जयप्रकाश ने फौरन जब वो मिलने जाता था और तब की वो तस्वीरें, कुछ अंतरंग तस्वीरें और वीडियो भी उसने निकाली और लड़की के भाई और बहनोई को वो वीडियो और फोटो भेज दी। साथ में ये भी कहा कि देखिए बात बहुत आगे तक जा चुकी है और किसी और से शादी आप कोशिश भी करेंगे तो ये हमें मान्य नहीं है। हम लोग इतने नज़दीक हैं, आप लोग कृपा करके लड़की पर कोई दबाव मत बनाइए। आपको इन वीडियो से और फोटोग्राफ से ये अंदाज हो गया होगा कि हम दोनों कितने करीब हैं। लेकिन वीडियो मिलते ही भाई और बहनोई आग बबूला हो गए। भाई और बहनोई ने ललिता देवी यानी अपनी बहन से संपर्क किया और ये कहा कि ये सब क्या तमाशा है। तो जैसे होता है लड़की एकदम पलट गई। उसने कहा कि ये सब इसने हमको ब्लैकमेल करने के लिए किया है और पिछले 3 सालों से तंग कर रहा है। मैं इसीलिए उसकी माँ से कह चुकी हूँ कि मैं शादी नहीं करूँगी उससे, और फलाना है ढकाना है। तुरंत उसी सुर में सुर उसने मिला दिया, सारी बातें एक तरफ, और इसी सुर में सुर कि नहीं ये तो बहुत ही ख़राब आदमी है और मैं इससे बिल्कुल कतई शादी नहीं करूँगी, और ये मुझे डर लग रहा है कि ये इंटरनेट पे वायरल कर देगा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरी शादी और कहीं हो नहीं पाएगी। इस तरह की तमाम आशंकाएं उसने अपने भाई और बहनोई को बताई। तीनों ने मिलकर ये फैसला किया कि इसको किसी बहाने तुम बुलाओ और इसके पहले कि वो कहीं वायरल करे, कहीं और इस तरह की सूचना गुमराह करने की कोशिश करे, उसके पहले ही उसको दुनिया से रुखसत कर दूंगा। लड़की ने कहा है हम बिल्कुल यही चाहते हैं कि इसे फौरन ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। इधर जयप्रकाश ने फिर अपने माँ बाप को पूरी बात बताई कि जब से मैं गोवा आया हूँ इसको कभी 10,000 कभी 5,000 और महीने में 5,000 मुस्तकिल इसके, जहाँ वो जिस रूम में वो रहती है उसका किराया और उसमें जो खाने पीने में खर्च होता है वो मैं हर महीने देता हूँ। और चूँकि मैं ये UPI से ट्रांसफ़र करता हूँ तो इसके सारी रिसीट्स हमारे पास हैं कि हर महीने मैं इसकी मदद करता हूँ सिर्फ इसलिए कि ये BPSC का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेगी तभी ये मुझसे शादी करेगी, क्योंकि जब मैंने इससे शादी की बात की है तब उसने कहा है कि जब मैं कुछ करने लगूंगी तभी मैं शादी कर सकती हूँ। घर वालों ने एक बार फिर कोशिश की कि भाई लड़का लड़की बहुत नज़दीक हैं और फलाना है ढकाना है, लेकिन फिर ललिता के पिता, भाई और उसके बहनोई ने किसी भी तरह से इंटरटेन करने से इनकार कर दिया कि बिल्कुल अब किसी कीमत पे ये शादी नहीं हो सकती। फिर 13 अगस्त को लड़की ने 12 अगस्त को लड़की ने यानी ललिता देवी ने जयप्रकाश को फ़ोन किया जब वो गोवा में था और उससे ये कहा कि भाई ऐसा है, मैंने भी घर में बात कर ली, अपने बहनोई से बात कर ली, भाई से बात कर ली, माँ से कर ली, पिता से कर ली और अब वो लोग तैयार हैं, तुम कल ही आ जाओ, तुम यहाँ आओ, हम लोग पटना में बात करते हैं, मुजफ्फरपुर में बात करते हैं
और शादी की तारीख वारीख सब हम तय कर देते हैं, लेकिन अभी अपने घर वालों को मत बताना। मेरे घर वाले तुमसे बात करेंगे, अपनी मजबूरियां भी बताएंगी, कब शादी करेंगे कब नहीं करेंगे, और उसके बाद फिर अपने घर वालों को बताना, लेकिन अब ये शादी हो जाएगी। इतना खुश हुआ वो कि जयप्रकाश कि 13 अगस्त को जयप्रकाश गोवा से अपनी बड़ी भाभी चंदा कुमारी के घर पहुंचा। वो सदर थाना क्षेत्र में रहती थी। शाम को 7 बजे उसने ये कहा कि मैं मार्केट से सब्जी लेकर और दोस्त से मिलकर आता हूँ। 8:30 पर उसे कॉल किया गया तो उसका फ़ोन नहीं मिला। फिर उसके बाद पूरी रात में 10 बजे तक कॉल की गई, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। रात में 12 बजे हम लोग सदर थाने गए और वहाँ पर ये बात बताई कि इस तरह से वो गोवा से आया था, 7 बजे घर से निकला था, 8:30 बजे के बाद से अब तक उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। उन लोगों ने गुमशुदगी लिख ली, लेकिन सवेरे ही सवेरे 6-7 बजे उसकी बॉडी बरामद हुई। फिर पुलिस ने जब उसकी बॉडी बरामद हुई तो फिर इनके सारे परिवार वालों, घर वालों, लड़की के भाई और इनके सब लोगों को थाने पर बुलाकर बातचीत की। फिर आगे की बात खुलती चली गई। ये बताया गया कि जयप्रकाश को शादी की डेट फिक्स करने के लिए और लड़की के घर वालों से बात करने के बहाने सहजानंद कॉलोनी स्थित अपने ममेरे भाई के कमरे में बुलाया। जयप्रकाश ने यह भी कहा कि मैं आ गया हूं, तुम्हारे घर आ जाता हूं, सब लोगों को जब बात करनी है तुम्हारे घर पर ही बात होगी। लेकिन ललिता ने कहा कि नहीं, तुम मेरे भाई के कमरे पे आना, पहले हम लोग बात कर लेंगे, तय कर लेंगे, तो दोनों साथ साथ चलेंगे, फिर घर वालों से बातचीत होगी। शाम को कोई 7:30 बजे वो मेरे भाई के उस दिए हुए पते पर पहुंच गया, लेकिन पहले जो प्लान इन लोगों ने बना रखा था उसके हिसाब से प्रेमिका के दोनों भाई यानी ललिता के दोनों भाई और ममेरे भाई पहले से ही उस घर में मौजूद थे। जैसे ही वो घर पहुंचा, चारों ने मिलकर बंद कमरे में चाकू से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। पहले से रखे हुए एक ट्रॉली बैग में उन लोगों ने उसे हाथ पैर समेट कर टेढ़ा करके बंद करने की कोशिश की, लेकिन चेन उसकी बंद नहीं हुई, बल्कि चेन का जो वो हुक होता है बंद करने की प्रोसेस में वो टूट गया और आधी चेन बंद होने की वजह से ही उसके चेहरे और हाथ का कुछ भाग बाहर दिखने लगा। ऐसे में उसको लेकर कहीं ट्रांसपोर्ट करके डिस्पोज ऑफ करने के लिए थोड़ा रिस्क था, इसलिए उस पूरे ट्रॉली बैग को एक बोरी में बंद करके और साइकिल से, ये हुआ कि मोटरसाइकिल या दूसरी गाड़ी से ले जाने पर किसी को शक हो सकता है, साइकिल में पीछे बांधकर घर से 3-4 किलोमीटर आगे उसी थाना क्षेत्र में सड़क के किनारे जहां सुनसान था वहां फेंक कर और वो लोग चले आए। एसपी सिटी अवधेश दीक्षित ने 3-4 दिन में ही ये पूरा खुलासा कर दिया और फिर उसके बाद उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये भी बताया कि घटना की मुख्य वजह प्रेम प्रसंग है और ये भी बताया कि मृतक द्वारा लड़की के प्राइवेट वीडियो उसके परिजनों को भेजने और उसको वायरल करने की धमकी के कारण ही परिजनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी है। एफएसएल ने उस रूम में, उस घर में, उस कमरे में जहां जयप्रकाश की हत्या हुई थी वहां से तमाम उससे एविडेंस इकट्ठा किए हैं और मुख्य आरोपी तो पकड़ा ही गया है। इसके अलावा बाकी लोगों की तलाश अभी भी जारी है। आज की घटना देखिए, मैंने अपनी अपराध की सत्य घटनाएं सुनाते समय जब अंत में मैं घटना की विवेचना, जो आज की घटना के नाम से मैं करता हूं, पिछले बहुत सालों से किया करता हूं, तो मैंने कम से कम 50 या यूं कह लें कि 50 से अधिक घटनाओं में ये बताया होगा कि लिव इन रिलेशनशिप या वेरी लॉन्ग रिलेशन टाइम स्पैन
2 साल 3 साल 4 साल या तो साथ साथ रह रहे हैं बिना शादी के, या 3-4 साल से एक दूसरे के संपर्क में हैं, समय समय पर एक दूसरे से मुलाकात करते रहते हैं, तो तब तक यानी 2 साल 3 साल तक, तब तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है, जब तक वो एक दूसरे का उपयोग अपने अपने तरीके से करते रहते हैं। दोनों उपयोग करते हैं, दोनों प्रसन्न हैं, इसलिए सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है। लेकिन जैसे ही किसी एक तरफ से शादी की जिद शुरू होती है, वैसे ही उसको जो शादी की जिद करता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। ऐसी सारी घटनाएं जो हमारे सुधी श्रोता बहुत रेगुलर सुनते हैं, उम्मीद है वो पार्ट नंबर सहित कमेंट बॉक्स में इसे लिख देंगे, ताकि दूसरों को उसे समझने में और आसानी हो। और आज की घटना में भी यही हुआ। लड़का बड़ी शिद्दत से लड़की के साथ जो उसके संबंध थे उसको निभा रहा था। 3 साल से ये सिलसिला चल रहा था। अपनी जो उसकी सैलरी थी उसका एक हिस्सा वो हर महीने बिना जिसे कहते हैं बिला नागा वो उसको भेजा करता था। पढ़ाई करती थी, उसे बहुत प्रयास करता था उसे समझाने का, बुझाने का कि तुम पढ़ाई करती रहो, पैसों के लिए कभी परेशान मत होना। पब्लिक सर्विस कमीशन यानी PCS का एग्ज़ाम वो दे रही थी, और जो भी तुम्हें ज़रूरत हो तुम दो, लेकिन तुम जल्दी से मेहनत करके कोई अधिकारी बन जाओ। क्योंकि जब कभी बीच में शादी की बात हुई होगी, लड़की ने ये कह के टाल दिया कि अभी मैं, जब तक मेरा कैरियर इस्टेब्लिश नहीं होता, मैं कोई शादी नहीं करूँगी। तो इस बीच 5-6 महीने में लड़की के हाव भाव में कुछ परिवर्तन देखा, तो वो भी अपना दिमाग लगाने लगा। अक्सर ऑड टाइम में वीडियो कॉल करना, पहले भी करता रहा होगा, लेकिन अब उसका उद्देश्य था ये जानने का कि कहाँ है, किसके साथ है, बाज़ार में तो नहीं है, किसी कॉफ़ी हाउस में तो नहीं है, किसी के साथ कोई मार्केटिंग करने तो नहीं गई है। उस हिसाब से वो वीडियो कॉल करने लगा। और एक दिन उसने वीडियो कॉल में उसे कुछ ऐसे कपड़े या सामान जो सामान्य रूप से उसके कमरे में नहीं दिखते थे, वो दिखने पर उसने कहा कि एक बार ज़रा कैमरे को कमरे के चारों तरफ घुमा दो। उसने कारण पूछा, उसने कहा बस ऐसे ही देखना चाहता हूँ कि तुमने कौन सा मैप नया लगाया है, कौन सा पुराना लगाया है। उसने कहा नहीं सब पुराना ही है, कोई नया नहीं। बोले नहीं एक बार दिखा दो। बहरहाल वो ना नुकर करती रही, इसका शक बढ़ता रहा, लेकिन इसको जिसको वो कहते हैं सेटिस्फाई करने के लिए उसने थोड़ा बहुत आगे पीछे किया, और ऐसे में ही एक किसी गैर लड़के का पैर और उसका पैर का हिस्सा और उसकी चप्पल दिखाई पड़ गई। बार बार ये पूछता रहा कौन है, तो वो कहती रही कोई नहीं, तुम्हारा भ्रम है। इस बीच में वो लड़का दरवाज़ा खोल के चला गया। फिर इसने पूरा कमरा उसको दिखाया, लेकिन दरवाज़ा खोलकर जाने और दरवाजे को बंद होने की आवाज़ भी उसने बहुत स्पष्ट रूप से वीडियो कॉल में सुन ली थी। और जैसे ही ये शक उसका पुख्ता हुआ, तो उसे ये लगने लगा कि लगता है कोई और इसको बहका रहा है या किसी और के बहकावे में ये आ रही है, इसलिए अब शादी करना बहुत ज़रूरी है। जल्दी शादी नहीं कर लेंगे तो ये हो सकता है किसी और के बहकावे में आ जाए। उसने इस गरज से उसके भाई, और इस बीच में उसके भाई और उसके बहनोई और पिता शादी के लिए आ चुके थे जयप्रकाश के घर वालों के अनुरोध पर। तो उसने उसके भाई और बहनोई को अपनी अंतरंग का मतलब कोई ऑब्जेक्शनेबल नहीं, लेकिन साथ में हंसी ठिठोली करते हुए या साथ में बैठे हुए एकांत पलों में बैठे हुए जो फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ थे, वो उनको शेयर किए, सिर्फ ये बताने के लिए कि देखिए ऐसा नहीं है कि मैं किसी और वजह से शादी करने की बात कर रहा हूँ। हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं और हमसे ही इसकी शादी होगी या इसकी हमसे ही शादी, हमारी इससे ही शादी होगी। ये कहीं और इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भाई और बहनोई ने इसको सर्वथा अन्यथा लिया, क्योंकि उनकी बहन यानी ललिता देवी ने बिल्कुल यू टर्न ले लिया। ललिता ने कहा कि ये इसी तरह मुझको परेशान करता है और इसी तरह ब्लैकमेल करता है, इस तरह की बात है, उस तरह की बात है। और तुरंत बाद उसकी माँ को फ़ोन कर लिया कि अपने बेटे की हरकत कहो वो बंद करे
इन्हीं हरकतों के कारण मैं बता रही हूँ मैं उससे शादी नहीं करूँगी। और उसने ये कहा कि अभी ये वायरल भी करेगा, ये बदनाम करेगा ताकि हमारी किसी और से भी शादी न हो पाए। तो फिर भाई, बहनोई और उस लड़की तीनों ने मिलकर प्लान करके और उसे उसकी हत्या कर दी। इसलिए मैं जैसा हमेशा कहता हूँ फिर कह रहा हूँ, इस तरह के रिलेशंस को बहुत लंबा जब आप खींचेंगे, जब जब ये खींचा जाएगा लंबे समय तक, 2 साल 3 साल 4 साल, तब तक किसी एक का नुकसान जरूर होगा, हर हाल में होगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।